Hello, good evening, namaskar. मेरा नाम है शिल्पा भाटिया and you are watching me on channel DKT. First of all, I would like to thank team DKT for contacting me. चैनल के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है कि स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ क्वेरीज चैनल को भेजी गई हैं और मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं उन सभी क्वेरीज में से कुछ क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी भी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह रही है। इसी प्रकार से इन वीडियोस को देख के डीकेटी चैनल से मैंने यूज़फुल टिप्स निकाल के अपनी स्ट्रैटेजी में मैं इनको शामिल किया करती थी और आज मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी पीसीएस मेंस परीक्षा के लिए मैं आपको कुछ यूज़फुल प्रिसाइज टिप्स दे सकूं जो आप अपने मेंस की स्ट्रैटेजी में शामिल कर सकें। अब मैं आपको सबसे पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं ऋषिकेश से आती हूँ और मेरी स्कूलिंग श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल ऋषिकेश से हुई है। इसके बाद मेरा कॉलेज जिसमें यूजी और पीजी दोनों ही पीजी कॉलेज ऋषिकेश से पूरा किया है मैंने। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड शुरू से ही अच्छा रहा है और मेरे 12th में 96.2% और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85 से 90% के बीच में रहे हैं। और अपने एमकॉम फाइनल ईयर के दौरान मैंने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके तुरंत बाद मैंने बीएचयू के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जिसमें मैंने रैंक 3 के साथ पीएचडी में सिलेक्शन ले लिया और वहाँ से पहली बार शुरू होती है मेरी सिविल सेवा जर्नी की शुरुआत। जहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ऐसा माहौल देखा कि जहाँ पे बच्चे लाइब्रेरीज़ का एक्सेस प्राप्त है और वहाँ पर दिन रात न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। तो मैंने भी वहाँ से जो मेरी जेआरएफ की 2-3 महीने की स्कॉलरशिप इकट्ठी हुई, फेलोशिप को मैंने इकट्ठा करके कुछ बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर की और पढ़ाई की लाइब्रेरीज़ में शुरुआत की। और जब मैंने अपनी तैयारी शुरुआत की तो संयोगवश अभी तैयारी को 3-4 महीने ही शुरू हुए थे कि उत्तराखंड में एक विज्ञप्ति आती है लोक सेवा आयोग के माध्यम से अर्थ एवं संख्या अधिकारी के लिए, जिसमें 14 पदों के लिए रिक्ति निकाली गई थी और ये पीसीएस के माध्यम से नहीं लेकिन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये मीन्स इंटरव्यू प्रॉपर स्टेजेस के थ्रू कराई जाती है, जिसे मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसी वर्ष मैंने इसका भी प्रीलिम्स दिया और साथ में यूपीएससी का भी दिया। यूपीएससी का प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि मैंने वो मात्र 5 से 6 महीने की तैयारी में ही लगभग दिया था, लेकिन ये वाला प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने अपनी फुल टाइम प्रिपरेशन इसी एग्ज़ाम के लिए शुरू कर दी। अब मैं पीएचडी और साथ में ये एग्ज़ाम दोनों ही मैनेज कर रही थी। 2020 में जब इसका रिज़ल्ट आता है तो लकीली मेरा इसमें सिलेक्शन होता है और 2021 में मैं अर्थ एवं संख्या विभाग उत्तराखंड के अंदर ज्वाइन करती हूँ और यहाँ से मेरी 2021 में जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग और इंडक्शन कोर्स जब स्टार्ट होता है तो ज्वाइनिंग के मात्र 3 से 4 दिन के अंदर पीसीएस 2021 की विज्ञप्ति निकल के आती है। और इस समय मुझे फिर से लगा कि क्योंकि अभी मैं लगातार तैयारी के टच में थी ही तो मुझे इसे भी अप्लाई कर देना चाहिए। सबसे पहले लगा कि कहीं ये बहुत टफ होगा, अब जॉब के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी होपफुल रहते हुए मैंने इसकी तैयारी शुरू की और इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया। वैसे मेरी तैयारी 2020 से शुरू हुई लेकिन प्रॉपर पीसीएस के सिलेबस को ध्यान रखते हुए तैयारी मैंने अपनी सर्विस के साथ 2021 से स्टार्ट की और पौड़ी में पोस्टेड रहते ही की। अब ऑफिस से आने के पश्चात मैं जो है लगभग शाम को 7 साढ़े 7 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू किया करती थी और रात के 2 बजे तक अगर आधा घंटा हम उसमें से खाने पीने का या घर पे एक आध कॉल का हटा दें तो जो भी मैक्सिमम 6.5 घंटे 7 घंटे मिलते थे वो मैं प्रॉपर पढ़ाई को फोकस करके किया करती थी। इस दौरान मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा करता था या साइलेंट होके मैं अलग कमरे में रख दिया करती थी और इस तैयारी के लिए मैंने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए हैं। जैसे कि मैं पूरे बॉडी में मुझे पोस्टेड इस समय 2.5 साल हो गए और इस 2.5 साल की जर्नी में मेरा अपने घर में सिर्फ 7 से 8 बार ही आना जाना हुआ है। एक 3 महीने के एवरेज में एक चक्कर इस तरीके से लगा करता था। कई बार इमोशनल साइड से बहुत परेशानी होती थी कि मदर मेरी घर पे अकेली हैं क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर भी अपनी पढ़ाई की वजह से शहर से बाहर है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकिन परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। हमेशा उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं टेंशन फ्री होके रिलैक्स होके 2-2 दिन घर में बात नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत टेंशन फ्री होके अपनी पढ़ाई इस सर्विस के साथ कंटिन्यू कर पाई।
अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो कुछ एक मिथ्स होते हैं जो हमें डरा देते हैं कि शायद ये हमारे लिए बाधा बनेंगे। तो मैं एक-एक करके उन पे बात करूँगी। जिसमें सबसे पहले ये है कि समय की कमी। समय की कमी का अनुभव मैंने भी किया है, लेकिन हमेशा उस समय की कमी से डील करने के लिए मेरी एक स्ट्रैटेजी रही टाइम टेबल बना के रखना। मेरे घर में हमेशा मेरी छोटी सिस्टर मुझे बोलती है कि दीदी का फ़ेवरेट काम है टाइम टेबल बनाना। तो मैं टाइम टेबल बनाती भी हूँ, उसको फ़ॉलो भी करती हूँ, लेकिन 100% फ़ॉलो वो नहीं हो पाते हैं। तो मेरी टाइम टेबल की स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि जो हफ़्ते में 7 दिन होते हैं, मैं उसमें 5 दिन का टाइम टेबल बनाया करती थी और 1 दिन मैं रखा करती थी बैकलॉग के लिए और 1 दिन रखा करती थी मैं रिवीज़न के लिए। अब उस 5 दिन में डेली क्या है, एक डायरी और पेन मैं कहीं पे भी जाऊँ, हमेशा मेरे पास रहता है। ऑफ़िस में भी मेरे पास रहता है, ऑफ़िस से घर आके भी और अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़े तो हमेशा। जिसमें मैं डेली क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कौन-कौन से काम आज मुझे करने हैं, वो सब टारगेट्स उसमें लिखे होते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी ऑफ़िशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से घर लेट आए या उनको पूरा नहीं कर पाए, तो एक दिन मैं बैकलॉग के लिए रखती थी कि हर दिन में से जो-जो छूट जाया करेगा वो मैं लास्ट सैटरडे को पूरा किया करूँगी, छठवें दिन। और संडे मैं हमेशा जो मेरा छुट्टी का दिन होता था, उसे पूरे तौर पे रिवीज़न के लिए रखती थी। अब एग्ज़ाम में दूसरा मिथ होता है कोचिंग की कमी, गाइडेंस की कमी, हम सक्षम नहीं हैं कि हमें कोचिंग ले पाएँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि दूसरी चीज़, मैंने आज तक कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर को जॉइन नहीं किया है, कोई कोचिंग नहीं ली है और हमेशा एक फुल फ्लेजेड तैयारी भी नहीं की है। हमेशा कभी अपनी पीएचडी के साथ तैयारी की या फिर सर्विस के साथ तैयारी की और 6-7 घंटे की डेली तैयारी की। हाँ, मैंने लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर जॉइन किए हैं इंस्टीट्यूट्स की और मैंने देहरादून में संवेग आईएएस और वेदांता आईएएस के मॉक टेस्ट मेंस के लिए जॉइन किए थे और इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए भी मैंने इनको जॉइन किया था। तो मॉक टेस्ट जॉइन करना ज़रूरी है और कोचिंग की आवश्यकता आपको इसलिए भी महसूस नहीं होती है क्योंकि जब आपके पास एक प्री डिफाइंड सिलेबस है जिसमें ये लिखा है आपको क्या पढ़ना है और टॉपर्स की ऐसे टॉक से हमें, जो मैं अक्सर देखा करती थी, जिससे ये पता चल जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जब इतनी गाइडेंस अवेलेबल हो जाती है तो मुझे लगता है कि कोचिंग में भी एक समय कट ही होता है उन क्लासेस को जॉइन करने से। उतना समय अगर हम अपना रिवीजन में दें तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहें तो कोचिंग ना होना भी हमारे लिए एक एडवांटेज होता है। अब जो तीसरा मिथ होता है वो ये है कि हमारा सिलेबस 100% कवरेज नहीं हो पा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि सिलेबस 100% कवरेज किसी भी कैंडिडेट का शायद ही हो पाता होगा। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है कि मेरा भी नहीं हुआ था। आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो इस बार का मेंस का पैटर्न है, इसमें आपके पास हिंदी का पेपर है, एसए का है, जीएस 1, 2, 3, 4 है और 2 उत्तराखंड के हैं। तो इस सभी जो हमारे पास 8 पेपर्स हैं, हम सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हमारे टॉप जो कौन से पेपर्स हैं जिसमें हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। मेरा मानना है कि इसमें आप जीएस 1 जैसे है तो 7-8 सब्जेक्ट का मिक्सचर है वो, जीएस 2, 3 सेम इसी पैटर्न पे है। लेकिन जो उत्तराखंड स्पेशल पेपर है, अगर आप उत्तराखंड पढ़ते हैं तो 200, 200, 400 मार्क्स का पेपर है और जो हिंदी है और जो एसए है वो भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आप सबसे पहले अपने टॉप सब्जेक्ट पहचानिए, जो आपके बहुत टॉप सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से आपको थोड़ी मेहनत के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। उन सब्जेक्ट्स का आप 90 टू 95% सिलेबस कवरेज कीजिए, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी में था। मैंने हिंदी का, एथिक्स का, एसए का, इनके ऊपर बहुत अच्छे से और उत्तराखंड के ऊपर काम किया था। जीएस 1, 2, 3 एवरेज तैयारी के साथ मैंने उसको, जिसमें मेरा 70 टू 75% सिलेबस ही मैं कवरेज करके गई थी। तो हमें सिलेबस कवरेज के बजाय इस पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम उसको सेकंड रिवीजन ले सकें, क्योंकि अभी समय की भी कमी है। मेंस आगामी 2 महीने में प्रस्तावित हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार से ये 8 पेपर कवर किए जाएँ और उसमें से कैसे उसका रिवीजन किया जाए, हमारी स्ट्रैटेजी उस पे फोकस्ड होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं बात करूँगी करंट अफेयर्स का कवरेज कैसे हो। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप सिलेबस 100% कवर नहीं कर पाते हैं तब भी आप आंसर प्रोड्यूस कर पाते हैं करंट अफेयर्स की मदद से। करंट अफेयर्स के लिए मैं दैनिक जागरण जो देहरादून का संस्करण है उसे डेली पढ़ा करती थी। इसके अलावा दृष्टि की जो मैगज़ीन आती हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स वो, और इसके साथ द हिंदू का न्यूज़पेपर और विज़न की मैगज़ीन। अब मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगी
कि आप जब विज़न की मैगज़ीन पढ़ते हैं तो बल्कि मैगज़ीन है, लगभग 150 पेज की मैगज़ीन है, 125 पेज की, तो आपको उस पूरी मैगज़ीन को नहीं पढ़ना। जब समय की कमी है तो हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। जैसे ही आपने वो मैगज़ीन खोली, उसका सीधा इंडेक्स खोलिए जो 2 पेज का है, उसके अंदर आपको लगभग 100 टॉपिक्स मिलेंगे जो उस मैगज़ीन में कवर्ड हैं। उन 100 में से आप लगभग 15 टॉपिक्स लिस्ट कर लीजिए कि ये 15 जो हैं वो मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल या कोई भी बिल जो अभी न्यूज़ के अंदर है वो। आप सिर्फ वो 15 पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और रिवाइज़ करिए और इस प्रकार से 1 मंथ की मैगज़ीन ख़त्म करते चलिए। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि आप उत्तराखंड का न्यूज़पेपर डेली ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप भले ही दृष्टि की मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वो सिलेबस कवर्ड है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो बहुत उसको वाइड तौर पे लिखा जाता है। जैसे उत्तराखंड की फ़िल्म नीति है तो पूरा 1 पेज उसके ऊपर आता है, उसमें आप छोटी-छोटी बारीकियाँ भी पढ़ते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो मैगज़ीन से पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो आपकी करंट की कवरेज होगी, ये आपको मेंस में कोई आंसर नहीं भी आता होगा तब भी आप आंसर प्रोड्यूस करने में इससे सफल होंगे। अब लास्ट 2 मंथ की स्ट्रैटेजी पे बात करें तो मेरा मानना है कि आप अपने 3-4 पेपर्स को बहुत अच्छे से फ़ोकस करिए जो आपके अच्छे हैं, जिसमें आपको ख़ासकर उत्तराखंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फ़ोकस करना चाहिए। मैं उत्तराखंड के लिए बताना चाहूँगी कि मैंने उत्तराखंड को 2-3 बुक्स ली इंग्लिश मीडियम की जो अवेलेबल थी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इंग्लिश मीडियम्स की बुक इस सब्जेक्ट के लिए मिलना मुश्किल है। और फिर मैंने नेट का सहारा लिया और इस सबको बना के मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए और उन्हीं से आंसर प्रोड्यूस किया। जो 2-3 बुक्स ली मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। एक मैंने विंसर की बुक ली जो कि अच्छी बुक है, और इसके अलावा मैंने परीक्षा वाणी जितनी भी पढ़ी थी प्री के टाइम तो वही पढ़ी थी हिंदी में ही, उसी से ही प्री किया, लेकिन मेंस के लिए इंग्लिश में क्योंकि आंसर चाहिए था तो परीक्षा वाणी से मैंने बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट की जो टॉपिक मुझे लगता था ज़रूरी है लेकिन अवेलेबल नहीं है। तीसरा मैंने लास्ट टाइम के पीसीएस टॉपर हिमांशु कफाल्टिया सर की बुक से भी कुछ पॉइंट्स नोट किए, और चौथा मैंने नेट की मदद से कुछ टॉपिक पे नोट्स बनाए जो कहीं अवेलेबल नहीं थे, और कुछ करंट एडिशन करके मैंने अपना एक उत्तराखंड होलिस्टिक तौर पे कवरेज किया। तो मेरा यही कहना है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप टॉपर्स कॉपी को देख के आंसर लिखना ज़रूर सीखिए। उत्तराखंड के अंदर बहुत से मॉक टेस्ट आप जहाँ देते हैं आपको हो सकता है वहाँ टॉपर कॉपी ना मिले, सिर्फ आपकी कॉपी चेक होके मिले, तो आप यूपीएससी की टॉपर कॉपी निकालिए और आंसर लिखने का तरीका वहाँ से सीखिए कि किस प्रकार से आपको उसमें स्टैटिस्टिक्स ऐड करना है, डायग्राम्स ऐड करना है, फ्लो चार्ट्स ऐड करने हैं, वो सब आंसर राइटिंग हम वहाँ से कॉपीज़ डाउनलोड करके सीख सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के दौरान आने वाले डिस्ट्रैक्शन आगामी जो 2 महीने हैं ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, और इस समय पे एक भी दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाना किसी चीज़ से बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग मैं कहूँगी कि बेहतर है, हालाँकि सोशल मीडिया से आउट ऑफ टच मैं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसे मैंने अपने डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनाया। हर महीने में 1 बार ऑपरेट किया या 20 दिन में 1 बार ऑपरेट किया आधे घंटे के लिए, तो इस प्रकार से मैं सोशल मीडिया के को यूज़ किया करती थी। दूसरी बात ये होती है कि कई बार आप मेंटल स्ट्रेस फ़ील करने लगते हैं, क्योंकि तैयारी में असफलता भी मिलती है और उसके बाद लोगों की तमाम तरीके की बातें होती हैं। जैसे जेंट्स के लिए ये हो जाता है, जो बॉयज़ मेल एस्पिरेंट्स होते हैं कि आप 25-26 की एज में भी बेरोज़गार हैं, तो वो एक स्ट्रेस आ जाता है, एंग्ज़ायटी। गर्ल्स के लिए भी होती है कि आप अनमैरिड हैं, ये एंग्ज़ायटी का विषय हो जाता है। कई बार हम इस तैयारी के लिए बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लाइफ़ में, हम अपनी हेल्थ को सैक्रिफ़ाइस करके बहुत वेट गेन करते हैं, कई बार हमारी आई साइट वीक हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें जब हमें दूसरे से सुनने को मिलती है तो वो पैनिक की स्थिति पैदा करती है। हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करके उस गोल पे फ़ोकस करना चाहिए जिसको लेके हमने जिस ज़ील के साथ शुरू किया था। ये सभी चीज़ें साथ बाद में मैनेज की जा सकती हैं। अगर आप साथ में मैनेज कर सकें तो बहुत अच्छा, लेकिन बाद में नहीं अगर साथ में हो पा रही, बाद में मैनेज की जा सकती हैं। इस समय हमारा टारगेट सिर्फ हमारा गोल होना चाहिए, और लगातार हमें होपफुल रह के, भले ही हमने तमाम असफलताएँ झेली हों, लेकिन होपफुल रह के हमें अपनी पूरी मन से तैयारी इसकी करनी चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगी कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो
और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आप फोकस्ड रहिए, अपने गोल के प्रति कमिटेड रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना कभी मत भूलिए। बिना टाइम टेबल के आप बहुत भी पढ़ रहे हैं तब भी वो कम पड़ जाएगा, इसलिए टाइम टेबल के साथ तैयारी करिए। एंड all the very best to all the candidates who are going to appear for the mains this year. Thank you so much.